नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें, उन्होंने बोला है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो मंच है, वो देश के प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी को लेकर के सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया है आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने बोला है कि इन लोगों का सर्वनाश निश्चित है। पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की वो बाइट जिसमें उन्होंने दोनों पार्टियों पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर और आने वाले। ये तो सीएम योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने साफ तौर पर इंडी गठबंधन के नेताओं को ऊपर ना सिर्फ निशाना साधा बल्कि बताने का प्रयास किया कि न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में अपनी एक अलग छाप और अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले एक बड़े नेता के लिए जिस तरीके से एक मंच का उपयोग किया गया और उनके लिए अमर्यादित टिप्पणी की गई, कहीं ना कहीं अशोभनीय है और उनके चरित्र को दर्शाती है। वहीं आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा है। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कांग्रेस में तिकड़ी का नाम लेकर के बोला है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के लिए कई अलग अलग कई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नीच, मौत का सौदागर और तमाम ऐसे शब्दों का उन्होंने वहां पर वो चोर की बात का भी वर्णन किया और कहा स्पष्ट रूप से कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के लिए ये लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अनाप शराब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री के लिए इनके मन में क्या बसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर है और देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से गाली दी गई है, हमारे भाषा का इस्तेमाल किया है जिन लोगों ने भी, उनके खिलाफ अब इन लोगों का भी गुस्सा फूट रहा है क्योंकि कल प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई थी कांग्रेस को और अब प्रदेश के मुखिया हूं, कल भी उन्होंने बोला था और आज भी बोला है और वहीं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला बोला है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा मामला है अभी तूल पकड़ता जा रहा है और बिहार चुनाव में बेहद कम समय है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से एक मंच से देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसका असर बिहार के चुनाव में कितना पड़ता है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? ज्ञानेंद्र अनम्यूट कर लीजिए।
बिल्कुल, अखंड देखिए आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ आगमन है। तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे प्रतापगढ़ में वो बिताएँगे और कई परियोजनाओं का जो है शिलान्यास भी करेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तकरीबन 1:30 बजे के आसपास प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन में उतरेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से प्रतापगढ़ के माँ बेला देवी धाम जाएँगे, वहाँ पे दर्शन पूजन करेंगे। फिर उसके बाद बेला देवी धाम का जो है भ्रमण करेंगे। फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि समीक्षा बैठक कर सकते हैं अधिकारियों के साथ। सबसे बड़ी बात होगी कि कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक भी की जा सकती है, तो इसकी भी तैयारियां पुरजोर रखी गई है विकास भवन में। और हर एक अधिकारियों को जो है प्रतापगढ़ बुलाया गया है और उसके बाद जीआईसी ग्राउंड जा सकते हैं, जहां पे जनसभा करेंगे। तकरीबन 10,000 से अधिक लोग वहां पे मौजूद रहेंगे उनकी जनसभा को सुनने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ आगमन है, तैयारियां पूरी की जा चुकी है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में 3 आईपीएस रैंक के अधिकारी और जो है 8 से अधिक एडिशनल रैंक और 15 से अधिक सीओ रैंक के अधिकारी जो है तैनात किए गए हैं। और इंस्पेक्टर 50 से अधिक और 100 से अधिक सब इंस्पेक्टर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 550 करोड़ से अधिक जो है कार्यक्रमों का शिलान्यास भी करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्रतापगढ़ में एक तरीके से कानून व्यवस्थाओं को लेकर के सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, अधिकारियों की मनमानी के लेकर के निशान खड़े होते रहते हैं, सवाल खड़े होते रहते हैं। तो क्या उन अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरेगी या फिर केवल सस्ते बस्ते बस्ते में ही निपट जाएंगे? और फिलहाल अधिकारी जितने हैं सभी के हाथ पांव फूले हैं कि कब कौन सा जो है नेता उनकी शिकायत कर सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो ये भी अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर प्रदेश का मुखिया पहुंचता है और वो भी सख्त है, सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ में या हो या फिर पूरे प्रदेश के विकास की बात हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमेशा एक्टिव नजर आते हैं और तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। कभी भी उनका समय होता है, वो लगता है कहीं ना कहीं कि वो अपने प्रदेश के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हाथ पांव फूलने की वाली बात जरूर है कि अधिकारियों के हाथ पांव फूलेंगे, क्योंकि प्रदेश का मुखिया वहां पर आ रहा है। अगर कोई गलती होती है, कोई कमी निकलती है, तो कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। तो इसको लेकर के भी अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है ज्ञानेंद्र की, क्या आज जिस तरीके से आपने बताया कि 550 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास कर सकते हैं, कौन से ऐसे मुख्य वो कार्य हैं जिसको लेकर के आज प्रदेश के मुखिया वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे? कौन सी सौगात प्रतापगढ़ को मिलने जा रही है? बिल्कुल देखिए अगर बाईपास की बात करें तो उसका भी शिलान्यास कर सकते हैं। कई ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जिनका शिलान्यास किया जा सकता है। और बात करें तो 4 लेन प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच से निकल रही तो उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। और ऐसी कई परियोजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में जिनका शिलान्यास किया जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बेला देवी धाम में जो रंगरोगन हुआ है उसका भी शिलान्यास उद्घाटन करने की बात कही जा रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से वो जो है बन के तो तैयार हो गया था लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था, तो उसका भी उद्घाटन हो सकता है कि जो अगर अधिकारियों और नेताओं की बात माने तो हो सकता है कि माँ बेला देवी धाम जो कि बहुत ही विख्यात है पूरे प्रदेश में और देश में और लोग दूर-दूर से दर्शन करने भी आते हैं, तो उसके भी कॉरिडोर की बात कही जा सकती है। और हर बार उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर के 22 तक, 22 के बाद ही इनका पहला दौरा है। चुनाव के दौरान वो कई बार आए हैं यहाँ पे, लेकिन 22 के बाद इनका ये पहला दौरा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ न कुछ माँ बेला देवी धाम को जो है सौगात दी जा सकती है कॉरिडोर के रूप में या किसी अन्य के रूप में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा योगी आदित्यनाथ का माँ बेला देवी धाम जाना। और उसके बाद अगर कोई सौगात मिलती है तो सबसे बड़ी सौगात होगी माँ बेला देवी धाम के लिए। अखंड। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि देखिए जिस तरीके से विकास की योजनाओं और प्रदेश को विकास की गति देने के लिए लगातार एक के बाद एक कई निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ हो या फिर कोई और भी जिला हो, जहां पर जो चीजें महत्वपूर्ण है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कार्य करते रहते हैं और अधिकारियों से पूछते रहते हैं किस जगह पर किस चीज की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं धामों को लेकर के भी जो विशेष उनका ध्यान है, और तमाम इसको लेकर के पर्यटन विभाग तमाम मंदिरों पर भी पुनर्निर्माण कर रहा है, तमाम उसका जीर्णोद्धार कर रहा है। तो इसको लेकर के भी सीएम योगी ने कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देशित भी किया हुआ था कि जो योजना कार्य योजना बनाई जा सकती है, कैसे उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है, इसको लेकर के वो काम करते रहते हैं। तो ऐसे में
जिस तरीके से आपने धाम की बात की है, तो हो सकता है उसके विकास को गति देने के लिए या फिर उसके भी विकास के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ नया या प्रतापगढ़ को वो दे करके जा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2027 के चुनाव से पहले और 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कहीं न कहीं बिगुल बजता हुआ नज़र आ रहा है और अब प्रदेश के मुखिया कहीं न कहीं चुनावी मूड में ज़रूर नज़र आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अगर आज की डेट में देखा जाए और अगर एक सर्वे की बात की जाए तो अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है अमित शाह के बाद, तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो कहीं न कहीं उनकी एक बड़ी भूमिका है और एक बड़े तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो 2027 के चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश के मुखिया अगर आज प्रतापगढ़ पहुंचते हैं तो वहां पर क्या कुछ बोलते हैं, इस पर भी बहुत सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो जो बोलते हैं उसके कई मायने होते हैं और प्रतापगढ़ में बीजेपी के लिए कई आसान नहीं है। प्रतापगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी की लिए बड़ी मुश्किलें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो वहां पहुंच करके किस तरीके की बातें करते हैं और कौन सी मुख्य बात बोलते हैं, क्योंकि 27 में उनके हर एक बयान की चर्चा होती है और अगर आज प्रतापगढ़ पहुंचेंगे और प्रतापगढ़ में पहुंच करके वो क्या कुछ बोलेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। नजर बनाए रखिएगा मुख्यमंत्री के दौरे पर और क्या कुछ अपडेट है जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, बता दें आपको कि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में भी इसमें राजनीति का जो है पारा वो चढ़ा हुआ है 2027 को लेकर। खासकर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सपा के बागी विधायक रहे हैं, चाहे वो रायबरेली के रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के इनसे अपना सपा से जितने भी विधायक बागी हुए हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी है जाकर के, ये कहीं ना कहीं अब अपना एक वर्चस्व दिखाने को लेकर के अब एक होड़ सी लगी हुई है। अगर बात करें तो अभी बीते कुछ दिनों में जो है इसी अगस्त महीने में अदिति सदर विधायक ने भी जो है एक अपनी पिताजी स्वर्गीय अखिलेश सिंह की जो है पुण्यतिथि पर उन्होंने एक भव्य आयोजन किया और उसमें अपने आप को प्रमोट और खासकर भाजपा के लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने शिरकत करी। आज वहीं पे सपा के बागी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, आज उनकी अपनी गदागंज में एक भारी जो है जनसभा आयोजन करी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं वो शिरकत कर रहे हैं और ये भारी उस पे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको जो है मीडिया को भी उधर से इनवाइट किया। मीडिया पे लगभग पहुंच रही है और मोदी भी वहां पे है, बस आते ही वाले 10 से 5 मिनट में। और हम जो है यहाँ पे है और चूंकि जिस तरीके से अब अगर बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में अगर मैं बात करूं तो अगर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की एक होड़ सी अब दिख रही है कि क्या बागी विधायकों में से, तीनों विधायकों में से किसी को मंत्री बनाया जाएगा या नहीं। और जैसे कि अभी 2-3-4 दिन या एक हफ्ते की बात करें तो निशान राज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के कल उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात करी, जिसकी सोशल मीडिया पे फोटो और तस्वीर भी वायरल हुई। तो इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज हैं 2027 को चुनाव को देखते हुए। खासकर अगर रायबरेली की मनोज पांडे की बात करें और गौरीगंज राकेश सिंह की बात करें, अभय सिंह की बात करें, तो इन तीनों नेता और खासकर वहीं पे अब चौथा नाम जुड़ चुका है पूजा पाल। तो उस तरीके के लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारे भूचाल आने वाले हैं और ये भूचाल की जो तरीक है वो अभी डिपेंड करेगा जो है कल मोहन भागवत का भी एक बयान आया, आपने देखा और हमने ही सब ने नेशनल मीडिया पे चला कि आरएसएस किसी को ये बात क्या है किसी भी पार्टी कोई आगे नहीं देता। जैसा विपक्ष आरएसएस के ऊपर हमलावर रहता है कि आरएसएस जो चाहेगा भाजपा में वही होगा, तो ऐसे कई सारे अब राज पहलू कहीं अपने एकदम 2027 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में और राजनीति जिस तरीके से बिहार में और विपक्ष जिस तरीके से वोट चोर के नारे लगा रहा है, जनसभाएं कर रहा है, उसको लेकर के राजनीति की सरगर्मियां अब तेज है उत्तर प्रदेश में। खासकर मनोज पांडे ऊंचाहार विधायक जो है उनके ऊपर भी नजर भाजपा की है। क्या जिस वजह से मैं एक बड़ी बात करना चाहूँ, जिस वजह से मनोज पांडे ने ये बगावत करी और
वोट दी, क्या उनको भाजपा उसका फल देगी या नहीं, बड़ा सवाल है। ये तो अखंड, ये किसी एक के नहीं। अब ये 1.5 साल जो बचा हुआ है, 1.5 साल नहीं है, इसको हम 1.5 साल नहीं कह सकते, इसको हम 1 साल कह सकते हैं। और 1 साल मतलब नाम कुछ का नहीं, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कहता है मनोज पांडे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं सपा से बागी होने के बाद। जी अखंड। इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन नेताओं को पता है कि उनका भविष्य क्या है। और मैं जहां तक जानता हूं, रायबरेली में जानता हूं कि जिस प्रकार से अखिलेश सिंह का दबदबा है, उसी हिसाब से मनोज पांडे का भी अपना एक वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने में और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मनोज पांडे हो, अभय सिंह हो, राकेश प्रताप सिंह हो या फिर पूजा पाल हो, जो भी बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उनके लिए एक बड़ी खुशी की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि चुनाव अभी 1.5 साल से अधिक का समय। सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग बार्गेनिंग की मुद्रा, सहयोगी दल हो एनडीए के रूप में बीजेपी का, या फिर जो तमाम बागी है वो भी कहीं। और ये बात सही है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शायद उसमें मनोज पांडे की एक अपनी जगह होगी। हो सकता है पूजा पाल भी मंत्री हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पीडीए का एक नया नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने, अब उसकी काट खोजती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी ये जानती है कि अगर हमें मजबूती के साथ इनका लड़ना है तो इनके ही लोगों को आगे करके हमें आगे साथ चलना होगा। और यही कारण है कि पूजा पाल भी एक बड़ा अहम किरदार साबित होंगी बीजेपी के लिए। और बिल्कुल सही बात है कि शायद उनकी भी संभावित कैबिनेट में को भी शामिल किया जा सकता है। और मनोज पांडे की जो चांसेस है वो करीब करीब 90% है। देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल में इनको कब शामिल किया जाता है, कभी विस्तार होता है। लेकिन इतना जरूर है कि सभी जो नेता है, जो बागी विधायक है, वो ताल ठोक रहे हैं और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ दिखा भी रहे हैं। लेकिन रायबरेली में अखिलेश सिंह और मनोज पांडे, दो अलग अलग नेता, दोनों की अलग अलग दूरी थी और दोनों का अपना एक बड़ा कद है। दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपने अपने गढ़ में। और यही कारण रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बच्चे के लिए जब टिकट मांग रहे थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी नहीं टरकाया और मनोज पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया। इससे समझ में आता है कि मनोज पांडे का वहां पर कद क्या है। और इसको देखने वाली बात होगी कि क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कई नेता मंत्रिमंडल से पहले बार्गेन करने की उसमें चल रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? अखंड, देखिए जैसे आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य, और ये मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के बयान आ रहे थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, उनसे प्रेस वालों ने पूछा क्या बसपा बेहतर चुनाव हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहन जी की कुछ आदतें ऐसी हैं जो सवर्णों को लेकर चलने पिछड़ों दलितों को लेकर के चलने वाली थी, वो अब कहीं ना कहीं वो भूल चुकी है अपना अस्तित्व। अगर बहन जी उन पुराने रास्तों पर आती है, ऐसा बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो बहन जी के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी से आसार हैं कि जिस तरीके से दलित पिछड़ों और ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं ना कहीं वो बसपा में जाने के आसार उनके अब साफ झलकने लगे हैं। अब आने वाले समय में तय होगा, ABC 24 हैज बीन नॉट क्लियर कि क्या हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आने शुरू हुए उसमें क्लियरिफिकेशन दिख रहा है कि बसपा में जाने के आसार हैं। लेकिन वही चीजें हैं कि उन्होंने अपनी शर्तें रखी है, उस शर्तों पे अगर वो खरी उतरती है, बहन जी उनकी जो अपनी मायावती है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ चीजें देखने को नहीं मिल सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कम बैक इन बसपा। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि उन्होंने एक अपना मोर्चा बना करके कई सारी पार्टियों के खुद के एक लीडर बन गए और खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। तो इतना आसान नहीं होगा। और बहन जी के लिए भी किसी को ले आना ये आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर अब राष्ट्रीय संयोजक का भी पद हो गया है, जो कि अब जो सेकंड नंबर का एक बड़ा पद था अब उनको वो मिल चुका है। आकाश आनंद उनके जो भतीजे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका बढ़ती हुई चली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीएसपी है वो नए रूप में आती है, या फिर जो उन्होंने एक नया पद बनाया है, सेकंड नंबर का जो पद अब हो गया है, उस पर किस तरीके से बीएसपी अब उसको जमीन में उतारने का काम करती है। क्योंकि 2027 में भी 1.5 साल का वक्त है, कितना ज्यादा वो अपने लोगों के बीच में काम कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद के जो आरआई हैं, जो जिला परिवहन अधिकारी, उनका एक आरआई का जो होते हैं उनके 2-3 वीडियो वायरल हो चुके हैं। इससे पहले भी वीडियो वायरल हुआ था
जो रोड पर होकर गाड़ियों को चेकिंग कर रहे, गाड़ियों को जो चेकिंग कर रहे थे, और एक हाथ में सिगरेट लेकर, एक झोंच जमाने को लेकर सिगरेट पीते हुए उनका वीडियो एक वायरल हो रहा था। और उनका जो ड्राइवर था वो उनकी ऑफिस में बैठकर सिगरेट पी रहा था। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि जिलाधिकारी अन्य जो है उन पर, उनको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और कल फिर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आरआई जो अपने दफ्तर के अंदर कुर्सी जो है, कुर्सी बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं। और अगर हम कहना चाहें, ये एक बहुत बहुत निंदनीय घटना है जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और इसका एक गलत संदेश हरदोई जनपद में जा रहा है। और यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो 6 से 7 हजार रुपए लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाई जाती है। लेकिन इन अधिकारियों पर भी लगाम लगानी चाहिए जो अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर सिगरेट पीते हैं। और उन पर, और अगर हमारा ये IBC 24 चैनल अगर यूपी सरकार देख रही है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि जो ऑफिस के अंदर बैठकर सिगरेट पीते हैं। और इसका गलत संदेश भी हरदोई जनपद में जा रहा है। लेकिन अभी तक हरदोई जिला में न तो जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई की है और न तो कोई भी उन पर भी कार्रवाई की गई है। लेकिन उनका वीडियो जरूर दिन पर दिन वायरल होते रहे। वो ऑफिस में बैठते हैं कुर्सी पर और सिगरेट सिगरेट लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और अक्सर सिगरेट पीते ही उनका वीडियो वायरल होता है। जी अखंड। आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि वीडियो वायरल हो गया, जनता तक पहुंच गया, इतना वायरल हो गया कि अब लोग देख रहे हैं। लेकिन आरआई महोदय इतने ज्यादा मस्त है अपनी जिंदगी में कि अगर सरकारी कर्मचारियों का जो आचरण होता है वो अपने आप में बेहद शोभनीय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अशोभनीय आचरण के साथ साथ जिस तरीके का वो कार्य कर रहे हैं कि अपने ऑफिस में ही अगर इस तरीके से धुआं उड़ा रहे हैं, धुएं का छल्ला बना रहे हैं। दूसरी तरफ कल एक खबर बताई थी, वहां पर भी किस तरीके से जो एसडीओ हैं वो अपनी सरकारी वाहन में बैठ करके शराब पी रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अधिकारियों का आचरण रह जाएगा, बस्ती में भी एक अधिकारी किस तरीके से शराब के नशे में एक पूर्व अधिकारी के साथ बातचीत कर रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आती है। हो क्या गया इन सरकारी कर्मचारियों को? क्या इनके अंदर आचरण है, जो सभ्यता है, क्या वो भूल चुके हैं? क्या इनको पता नहीं होता है क्या कि किसको डील करते हैं? आम जनमानस इनके पास पहुंचता है और अगर इस तरीके से ऑफिस अपने दफ्तर में बैठ करके सिगरेट का छल्ला बनाएंगे, धुएं उड़ाएंगे, तो कैसे इनके पास पहुंचेगी? जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करते होंगे? और अगर इतना कुछ होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद भी अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल नहीं खड़े होंगे क्या? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? पूछा आपने वहां के प्रबंधक से? अगर जी हम कहना चाहेंगे आपसे, वो जरा वीडियो 2 मिनट के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। जी, फिर थोड़ा बताने में और हमको थोड़ा आसानी रहेगी। जी अखंड। बिल्कुल, अगर वो वीडियो हो तो एक बार प्ले कर दे, देखें हमारे दर्शक भी कि किस तरीके। अब ये तस्वीर जब निकल करके सामने आएगी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में, तो बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, स्मोकिंग एरिया भी होता है, हर जगह में बना होता है। क्या किसी जगह पर जाकर के इस तरीके से अपने दफ्तर में इस तरीके का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने आप में आपकी सभ्यता, आपकी कार्यशैली, आपके आचरण के बारे में तमाम चीजें निकल करके सामने आती है। फिलहाल अगर ये इस तरीके का व्यवहार आपका है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और क्या अगर इस तरीके की अनुमति देता है, आपका दफ्तर इस तरीके की अनुमति देता है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके से धुआं उड़ाएं? आप इसको लेकर के आपने वहां पर स्टेशन इंचार्ज से बात की? अखंड जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो अभी अभी जो वीडियो जो अभी जो दिखा रहे थे, इस वीडियो में ऑफिस के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं। जबकि इनको एक स्मोकिंग करना ही है, कहीं बाहर निकल जाए ऑफिस से, वहाँ पर स्मोकिंग करने के बाद ऑफिस में बैठ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कुर्सियों की भी गरिमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे अधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हरदोई जनपद के अधिकारी ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो हमको सजा बहुत बड़ी मिलेगी। जी अखंड। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर अपनी कुर्सी की, अपने पद की गरिमा ही नहीं है आपके अंदर, अपने उस कुर्सी की आपको गरिमा का पता ही नहीं है, अपने पद के बारे में पता नहीं है, तो आप उस कुर्सी के लायक नहीं है और आपको उस कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। फिलहाल कब तक इस पर कार्रवाई होगी ये भी देखने वाली बात है। इतना जरूर पूछिएगा कि क्या इसमें सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उसके आचरण नियमावली में क्या ये शामिल है? क्या वो अपने कुर्सी पर बैठ करके, अपने दफ्तर में बैठ करके इसी तरीके से धुएं का छल्ला उड़ाएगा? क्या इसी तरीके से वो स्मोकिंग करता हुआ जाएगा? तो क्या इन सब चीजों को लेकर के क्या कोई नियम, कायदा, कानून है भी? और अगर है तो इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जरूर पूछिएगा ये सवाल, ये पूछना बेहद जरूरी है। और देख रहे हैं हमारे दर्शक, IBC के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने पद का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कुर्सी का मजाक उड़ा रहे हैं कि जिस पद पर, जिस कुर्सी पर बैठ करके उनको जनता के हित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग हानिकारक है। ये लिखा रहता है ना हर जगह पे, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और अगर आप उस कुर्सी पर बैठ करके सरकारी
दफ्तर में इस तरीके से धुएं का छल्ला उड़ाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा, ये अपने आप एक बड़ी बात है। जरूर पूछेगा कि आखिरकार इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर हुई तो किस लेवल की कार्रवाई हुई है, ये भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए सिंगल से। अनिल, बेहद खतरनाक एक रिपोर्ट आई है। सरकार ने कहीं ना कहीं योगी सरकार, या यूं कहें कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद लोगों के जो होश है वो फाख्ता हो गए। पहली बात तो हम चाहेंगे वो पूरी रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में क्या कुछ है हमारे दर्शकों को जरा बताइए। लेकिन जैसा कि सबको पता है, पिछले साल कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद की सर्वे होती है और सर्वे के दौरान हिंसा होती है, जिसमें मुस्लिम युवक मारे जाते हैं और जो अनुज चौधरी हैं और अन्य पुलिस बल वो भी घायल होते हैं, उनके भी छर्रे लगते हैं। और फिर उसके बाद में सरकार द्वारा एक न्यायिक जांच आयोग की टीम गठित की जाती है, जिसके अध्यक्ष AK जैन, जो कि पूर्व जस्टिस रिटायर्ड हैं, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम गठित की जाती है और एक रिपोर्ट तैयार करने को की जाती है। तो उन्होंने जितने भी अधिकारी थे और जो बीजेपी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो जियाउर रहमान बर्क हो, चाहे वो सुहेल इकबाल हो, नवाब इकबाल, और बीजेपी की पार्टी के नेता और आम जनता, सभी के उन्होंने जो बयान थे वो दर्ज किए और मौके पे जाकर सब साक्ष्यों को जुटाया और हर तरह की जांच उन्होंने 450 पन्नों की एक रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी। अब जिसमें यह पता चला है कि स्वतंत्रता के समय पर संभल की जनसंख्या में हिंदू की आबादी 45% थी, तो वहीं अब इस समय पर लगभग 15% हिंदू आबादी रह चुकी है। खंड सवाल एक अनिल ये भी उठता है कि तमाम वोट चोरी का आरोप लगाते हैं सरकार पर, मतलब बीजेपी, विपक्ष लगातार इस तरीके के सवाल खड़े करता रहता है। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है उसके बाद बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार जो स्वतंत्रता के समय, आजादी के वक्त जो 45% लोग थे वो 15% घट करके हो गए, तो आखिरकार इसमें इस तरीके की भूमिका, या यूं कहे कि किस तरीके से वहां पर लगातार जो है हिंदू की आबादी में कमी आई है, और कहीं ना कहीं जो मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, वो कहीं ना कहीं दबा दिए गए और बहुत सारे वहां पर ऐतिहासिक तीर्थ स्थल थे जो कहीं ना कहीं गायब है, और इसी को लेकर के पूरी की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जिस तरीके से संभल में एक शाही मस्जिद है उसको लेकर के पूरा बवाल हुआ, वो पूरा का पूरा बवाल देखने लगा, और कहीं ना कहीं इस बवाल में कुछ लोगों की जान तक चली गई। और इस जो घटना पूरी घटित हुई संभल में, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश नहीं, पूरे क्या बटोरा। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उसने ही कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए कि आखिरकार आजादी के समय जब हम हिंदुओं की जनसंख्या 45% थी, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनकी संख्या घट करके 15% हो गई है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि कहीं पर आबादी बढ़नी चाहिए थी तो वहां पर आखिरकार आबादी घट क्यों गई। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकार इस रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लेती है और क्या कुछ योजना बना करके कार्य करती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है, कहीं ना कहीं बीजेपी अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर है और उससे सवाल पूछ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर में जो है गंगा बैराज पुल लगभग पिछले 20 से 25 दिन पहले से बंद था, और ये जो है कल ही एक आदेश आया कि ये पुल जो है कल 11 बजे चालू कर दिया जाएगा। लेकिन 11 बजने से पहले ही लगभग रात्रि में 9 बजे वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने जो है पुल चालू कर दिया, और एक गाड़ी चालक था उसने एक वीडियो बना ली जिसमें वो अंदर से कह रहा है कि देखिए, ये कल सुबह 11 बजे चालू होना था, लेकिन आज 9 बजे ये पुल जो है चालू कर दिया गया, क्योंकि हमने पुलिस कर्मी को 500 रुपए दिए और उसने जो है ये चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बैराज गंगा घाट पे जो तैनात पुलिस कर्मी है वो पिछले काफी समय से जो शिकायत मिल रही थी वो कहीं ना कहीं हकीकत नजर आ रही है। और ये पुलिसकर्मी जो है ये जो है बैराज चौकी पर जो है तैनात है, और यही नहीं कि दोनों तरफ जो है, एक तरफ मुजफ्फरनगर चौकी पड़ती है, दूसरी तरफ बिजनौर पुलिस चौकी पड़ती है, तो दोनों चौकी के पुलिसकर्मी मिल करके ये रात्रि में जो है भारी वाहन भी और छोटी गाड़ियां भी निकाल रहे थे, जिसका जो है आज रात जो है किसी ने वीडियो बना लिया पैसे देते हुए, और जो कि उजागर हो गया। अब देखना ये होगा कि SP अभिषेक झा इन पुलिस कर्मियों की क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई का कोई भी अभी तक एक्शन नहीं नजर आ रहा है। जी अखंड। अब बिल्कुल इमरान, एक गंभीर आरोप लगा है कि किस तरीके से पैसा लेकर के गाड़ी को जाने के लिए पुलिस वालों ने छोड़ दिया, और वीडियो भी बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे से जब ये पुल की में आवाजाही शुरू होनी थी, तो उससे पहले अगर 9 बजे का वीडियो है तो सवाल ये खड़े होते कि अगर वहां पर पुलिसकर्मी तैनात थे
क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, पता चल जाएगा कि कौन से लोग वहां पे थे, क्या सच में ऐसी घटना घटित हुई कि वो गाड़ी वहां से निकली। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस सारी चीजें हैं और एक वीडियो वायरल होता है, अगर वीडियो वहां पर आता है, खुद एक जो गाड़ी लेकर के जाता है वहां पर कि मैंने इतने पैसे दिए, तो क्या अभी तक जांच करने में पुलिस वालों को किसी बात की, किस चीज का इंतजार करना है? वीडियो आ गया है, कम से कम उसी के देखिए, आधार पर जांच पड़ताल करते। अगर अभी तक आपने जांच पड़ताल शुरू ही नहीं की है, तो सवाल तो खड़े होंगे और सवाल पूछे भी जाएंगे आपसे। बिल्कुल अखंड ये जो है बैरिकेडिंग लगा कर पुल का जो है नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा जो है लगभग 14 और 15 के जो बैरिकेडिंग है वो बैठ गया था, जिसको लेकर के जो है इसमें कार्य चल रहा था 20 से 25 दिन पहले से, और इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन समय समय पर सूचनाएं आ रही थी कि रात्रि में जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी है वे पैसे लेकर के जो है रिस्क ले रहे हैं और भारी वाहन से लेकर के छोटे 4 पहिया वाहन भी ये पार करा रहे हैं। लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण मीडिया जो है पीछे हो रहा था, और रात्रि में किसी गाड़ी वाले ने 2 गाड़ी थी, जिसने पीछे से एक गाड़ी वाले ने वीडियो बनाई अगली गाड़ी वाले की, और उसमें साफ कह रहा है कि देखिए आज जो है 28 तारीख और रात्रि के 9 बज रहे हैं, और ये देखिए आज कल ये पुल चालू होना था, जबकि अधिकारियों का साफ आदेश था कि कल 11 बजे पुल को जो है आवागमन चालू कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस कर्मियों ने पैसे लेकर के पूरी तरीके से दोनों गाड़ियां जो है पास करा दी। तो कहीं ना कहीं ये एसपी का जो अभिषेक झा है उनका भी पुलिस कर्मियों में डर को नजर नहीं आ रहा है, और पुलिसकर्मी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने में तुले हुए हैं दोनों तरफ के बॉर्डर के। जी इमरान, सबसे बड़ी बात है पुलिस के लिए जांच का विषय है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों पर जब जांच बैठती है, उनसे उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो पूरी गंभीरता के साथ और कहीं ना कहीं कई चीजों को देखने के बाद ही जांच पड़ताल की जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लोग फंसाने के लिए भी इस तरीके की चीजें करते हैं, लेकिन पुलिस का ये काम है कि सच और झूठ का पर्दाफाश करे, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो भी दोषी है, चाहे वो वीडियो बनाने वाला हो या पुलिसकर्मी जो पैसे लेके जिन्होंने गाड़ियों को जाने दिया, इन दोनों की जांच की जाए और जो सही हो उसकी शिकायत को आधार बना करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बेहद जरूरी है, क्योंकि गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। और अगर इसी तरीके से जब पुल पर आवाजाही मना है, उसके बावजूद अगर लोगों को पैसा लेकर के जाने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो ये गंभीर प्रश्न है कि आखिरकार क्यों इस तरीके से गंगा बैराज पर जो आवाजाही के लिए जब मनाही है, उस पर पैसा लेकर के क्यों लोगों को जाने दिया जा रहा है। बहुत गंभीर सवाल है, और कम से कम इस आरोप पर, गंभीर आरोप पर पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी जरूर निकाल करके सामने लाना चाहिए कि जो वीडियो बनाने वाला व्यक्ति है वो सही है, या फिर जो पुलिसकर्मी है जो अपनी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या सच में वो पैसा लेकर के लोगों को वहां से गाड़ियां पार करा रहे हैं। इमरान, इस खबर पर नजर बनाइएगा और पूछिएगा एसपी से कि क्या इस पर कोई जांच टीम कोई गठित किया है, पूछा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है और भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार सख्त नजर है। जीरो टॉलरेंस के तहत लगातार ऐसे कई मामले आए हैं कि एंटी जो नारकोटिक्स के विभाग के जो अधिकारी हैं, लेखपाल है, तमाम राजस्व के कई कहीं के पुलिस के महकमे के सबको जो यहाँ पर एसओजी की टीम कहीं ना कहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसे में इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले में जो जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई जांच टीम गठित की है, या फिर कोई अगर निकल करके चीजें आई उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।